जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे इमाइल दुर्खीम के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सामाजिक क्रिया के बारे में इमाइल दुर्खीम का क्या विचार है उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्रेंच सामाजिक विचारकों में अगस्त काम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खीम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इमाइल दुर्खीम भी बहुत कुछ प्रत्यक्षवादी थे और अगस्त काम्टे की भांति ही आध्यात्मिक तात्विक विचारधारा से बहुत दूर रहना चाहते थे। दुर्खीम का मानना था कि सामाजिक घटनाएं जिसमें सामाजिक क्रिया भी शामिल है इतनी सरल नहीं है कि उन्हें मात्र कल्पना के आधार पर या दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों के आधार पर उनको समझा जा सके। यानी अगस्त काम्टे के अनुसार ही, जैसा कि अगस्त काम्टे जो हैं वो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्षवादी अध्ययन करने पर बल दिया था, ठीक उसी तरह से इमाइल दुर्खीम का भी विश्वास था कि सामाजिक क्रियाएं भी जो इतनी सरल नहीं होती हैं कि उन्हें केवल कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर या दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों के आधार पर उन्हें समझा जा सके। दुर्खीम का ये मानना था कि समस्त सामाजिक घटनाएं जो हैं, जो सोशल फिनोमिना हैं, उन समस्त प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक घटनाओं का आधार जो है, उसका जो मूल कारण है वो स्वयं समाज है। यानी दुर्खीम का ये कहना था कि समस्त सामाजिक घटनाओं का मूल कारण स्वयं समाज है और उनका ये कहना था कि वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण तथा विश्लेषण के आधार पर इस समाज का सावधानी पूर्वक और वैज्ञानिक अध्ययन करके ही हम सामाजिक क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप व कारण को समझ सकते हैं। यानी इमाइल दुर्खीम का सामाजिक क्रियाओं के बारे में जो विचार हैं वो ये है कि उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि सामाजिक क्रियाएं जो है वो वास्तव में उनका जो मूल स्रोत है, उनका जो मूल आधार है वो समाज है और इस समाज का वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करके ही हम सामाजिक क्रियाओं के उनके वास्तविक स्वरूप को और उनके कार्य कारण संबंधों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। यानी दुर्खीम का यह विश्वास था कि अगर आप सामाजिक घटनाओं को समझना चाहते हैं, सामाजिक क्रियाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में, उनके यथार्थ रूप में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो इन सामाजिक क्रियाओं का जो मूल स्रोत है यानी समाज है, उस समाज का सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर अध्ययन करना होगा। इन दुर्खीम का ये मत है कि सामाजिक क्रियाओं का जो मूल स्रोत है वो समाज है और इस समाज का ही हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर यानी प्रत्यक्षवाद के आधार पर वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करके हम सामाजिक क्रियाओं के उनके वास्तविक स्वरूप को और उनके कारणों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। इस संबंध में दुर्खीम का ये कहना है कि सामाजिक कार्यों का आधार सामाजिक तथ्य है। यानी दुर्खीम का ये कहना है कि सामाजिक कार्यों का या सामाजिक क्रियाओं का जो मुख्य आधार है वो है सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य, और इन तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके, परीक्षण करके और उनका विश्लेषण करके हम सामाजिक कार्यों का वास्तविक अध्ययन कर सकते। यानी दुर्खीम ने
इस मत का खंडन किया है कि मनुष्य के सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो सुखवाद पर आधारित होते, यानी जो सामाजिक क्रिया के बारे में जो सुखवादी जो विचारधारा हैं उस विचारधारा का खंडन करते हुए दुर्खीम ने ये बताया कि सामाजिक कार्यों का आधार तो स्वयं सामाजिक तथ्य होते और इन तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण परीक्षण विश्लेषण करके हम सामाजिक घटनाओं का सामाजिक क्रियाओं का वास्तविक अध्ययन कर सकते हैं। यानी दुर्खीम ने ये तर्क दिया कि सामाजिक कार्यों का जो वैज्ञानिक अध्ययन निरीक्षण परीक्षण करके हम सामाजिक घटना का वास्तविक अध्ययन कर सकते हैं। यानी इस प्रकार अगर हम कहें तो सामाजिक कार्यों के विश्लेषण में, इसकी व्याख्या में दुर्खीम ने समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया है। यानी दुर्खीम का ये जो सामाजिक क्रिया की जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में, इस अवधारणा में दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद का प्रतिस्थापन किया। यानी उन्होंने जो सामाजिक क्रियाओं के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में जो पूर्ववर्ती जो अध्ययन है उसकी आलोचना की और उसका खंडन किया और उनका ये कहना था कि सामाजिक घटनाएं जितनी सरल आपको दिखती हैं उतनी सरल होती नहीं हैं। इन घटनाओं को हम, इन क्रियाओं को हम इतनी आसानी से हम केवल कल्पना के आधार पर, अनुमान के आधार पर या दार्शनिक धार्मिक विचारों के आधार पर इनको हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं, इन सामाजिक क्रियाओं का जो आधार है वो सामाजिक तथ्य है और इन सामाजिक तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण परीक्षण और विश्लेषण किया जा सकता है और इनका प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण परीक्षण और विश्लेषण करके ही हम सामाजिक जो क्रियाएं हैं उनके वास्तविक स्वरूप को और उनके कारणों को उनके यथार्थ रूप में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक क्रिया में दुर्खीम ने सुखवाद का खंडन किया है और समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दुर्खीम का जो विचार है सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक क्रिया के बारे में, यानी दुर्खीम के सामाजिक क्रिया सिद्धांत का मूल तत्व यह है, सार तत्व यह है कि सामाजिक क्रियाओं को जन्म देने में, उसकी व्याख्या करने में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि वास्तव में सामाजिक क्रियाएं सामाजिक तथ्यों का ही एक अंग या पक्ष होती। सामाजिक तथ्य क्या है, इसका अध्ययन जो है वो अलग से एक वीडियो में किया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ सामाजिक क्रिया की ही बात करते हैं। तो दुर्खीम का ये मानना है कि वास्तव में सामाजिक क्रियाएं सामाजिक तथ्यों का ही एक स्वरूप होती हैं, उनका एक अंग होती हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य जो हैं वो व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष होते हैं जिनका निरीक्षण वैषयिक रूप से संभव है और जिनकी जो प्रकृति होती है वो बाध्यता मूलक होती। यानी दुर्खीम का ये कहना है सामाजिक क्रिया के बारे में कि सामाजिक क्रिया जो है वो एक तरह का एक सामाजिक तथ्य है और एक ऐसा सामाजिक तथ्य है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा अनुभव है या एक ऐसी क्रिया है जिसका कि निरीक्षण वैषयिक रूप में संभव है और जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो प्रकृति है वो कंपेलिंग नेचर होता है। यानी ये जो है वो बाध्यता मूलक प्रकृति इनकी होती है। अगर हम इस परिभाषा को, इस स्टेटमेंट को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो दुर्खीम का कहने का आशय ये था कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के वैषयिक वातावरण का, ऑब्जेक्टिव नेचर का एक भाग होता है। इसलिए इनका निरीक्षण वैषयिक रूप में संभव होता है और इसी तरह से सामाजिक तथ्य में एक बाध्यता या अनिवार्यता का भी गुण होता है, क्योंकि वह जो व्यक्ति की इच्छाओं का क्योंकि जो व्यक्तियों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है या उसका संबंध व्यक्तिगत गुण से नहीं है, तो
स्वाभाविक रूप से जो सामूहिक चेतना है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, उसको अनिवार्य रूप से बाधित करती है, और जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सामूहिक चेतना से संबंधित होता है, उससे प्रभावित होता है और उससे बाधित होता है। तो इसी कारण से सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हुए, सामाजिक तथ्य से जोड़ते हुए दुर्खिम ने इसे बाध्यतामूलक प्रकृति के रूप में स्पष्ट किया है, क्योंकि दुर्खिम का ये कहना है कि जो सामूहिक चेतना है वो व्यक्ति के कार्यों को, व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, उसके मनुष्य के सभी प्रकार की क्रियाओं को प्रभावित करती है और नियंत्रित करती है। ये जो सामूहिक चेतना होती है या जो सामूहिक जो प्रतिनिधान होते हैं वो क्या होते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए दुर्खिम ने लिखा है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं और भावनाएं होती हैं जो कि संपूर्ण व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करती हैं, उसको संचालित करती हैं, उसको नियंत्रित करती हैं। क्योंकि ये जो ऐसे जो विचार, भावनाएं, जो धारणाएं होती हैं वो सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, और जिसके कारण समाज के जो अधिकांश लोग हैं, जो जन सामान्य का एक जो बड़ा हिस्सा है, वो इनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको मान्यता दिया जाता है। और इस कारण से ये जो सामूहिक जो भावनाएं हैं, जो विचार होती हैं, धारणाएं होती हैं, वो एक तरह से सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाती हैं। क्योंकि ये जो प्रतीक होते हैं वो समाज के अधिकतर सदस्यों के द्वारा मान्य होते हैं, और इस कारण से ये सामूहिक रूप में समस्त समूह के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो सामूहिक जो प्रतिनिधान होते हैं या जो सामूहिक चेतना होती है, इनके पीछे सामूहिक अभिमति होती है, यानी सोशल सैंक्शन होता है, और इस कारण से ये अत्यंत प्रभावशाली होते हैं और व्यक्तियों की क्रियाओं और उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं या भावनाओं को प्रभावित करते। तो इस तरह से दुर्खिम का ये मानना है कि सामाजिक क्रियाएं इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों की, सामूहिक विचारों की, धारणाओं की, भावनाओं की उपज होती हैं। अगर उदाहरण के माध्यम से हम इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो दुर्खिम ने ये जो सामाजिक क्रियाओं को सामूहिक प्रतिनिधानों की उपज बताया है, उन्होंने सामाजिक क्रियाओं को सामाजिक कारकों का ही प्रतिफल बताया है, और उनका ये मानना है कि इसी धारणा के सत्यता के आधार पर सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जैसे बच्चे की पढ़ने की क्रिया माता पिता, शिक्षक आदि के सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण संभव होती, यानी बच्चा जो पढ़ता है उसके ऊपर जो पढ़ने का दबाव होता है वो इस कारण से होता है कि उसके ऊपर माता पिता की, शिक्षक की जो भावनाएं हैं, जो सामूहिक जो प्रतिनिधित्व की भावनाएं हैं, वो उसके बच्चे को के विचार को, धारणा को, भावनाओं को निरंतर जो है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता रहता है, और इस सामूहिक दबाव के कारण ही बच्चे की पढ़ने की क्रिया घटित होती है, और न केवल घटित होती है बल्कि उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ती है और नियंत्रित होती रहती है। और शायद इसी कारण से दुर्खिम ने सामाजिक क्रियाओं को सामाजिक कारकों का प्रतिफल या उनकी उपज या परिणाम बताया है, और उनका ये तर्क है, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि इस धारणा की सत्यता के आधार पर ही हम सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। इस बात को, इस तथ्य को हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे जो दुर्खिम की जो सुसाइड बुक है, जो आत्महत्या के बारे में जो उनका अध्ययन है, इस अध्ययन में दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अधिकांश जो सिद्धांत हैं उनको अस्वीकार किया, उनका खंडन किया, और उन्होंने कहा कि मानसिक कारण, वंशानुक्रम, निर्धनता, निराशा या प्रेम में असफलता जो है वो आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या नहीं करते, क्योंकि ये जो सभी कारण हैं, जो उपरोक्त कारण मैंने आपको गिनाए,
ये सारे कारण जो हैं वो वैयक्तिक हैं, जबकि जो आत्महत्या की जो क्रिया होती है वो सामूहिक कारकों का फल होती है। आत्महत्या के बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जा कर के आत्महत्या क्या है इसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और दुर्खिम का क्या विचार है इस बारे में आप इसको जान सकते हैं। यानी दुर्खिम का ये कहना है कि व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब समाज या समूह का एक अस्वस्थ दबाव व्यक्ति पर पड़ता है और जिसके कारण ही उसके मन में आत्महत्या करने की अनुकूल भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी दुर्खिम ने ये तर्क दिया, उनका ये कहना है कि समाज या समूह का प्रभाव या दबाव सबके ऊपर पड़ता है, प्रत्येक पर पड़ता है, और ये जो दबाव और प्रभाव जो है वो व्यक्ति को जिस भांति प्रभावित करता है, जिस तरह से उसको प्रेरित करता है, उसी तरह से व्यक्ति अपना जीवन जो है वो संचालित करता है। यानी अगर समाज जो है वो उसको जीने के लिए प्रेरित करता है, सामूहिक चेतना का जो दबाव है, जो प्रभाव है, व्यक्ति को जीने के लिए प्रेरित करता है, तो व्यक्ति जीवित रहने के लिए प्रयत्न करता है। और अगर ये जो सामूहिक चेतना है, जो सामूहिक प्रतिनिधान है, अगर व्यक्ति को मरने के लिए प्रेरित करता है तो व्यक्ति मरने के लिए भी उन्मुख हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से दुर्खिम ने सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषण में सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका ये कहना है कि व्यक्ति उसी प्रकार की क्रिया करता है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार के समाज या समूह का वो सदस्य होता है। यानी व्यक्ति के ऊपर समाज का या समूह का जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसका दबाव पड़ता है, और उन्हीं दबाव के अनुरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और वो व्यक्ति जो है उसी प्रकार से व्यवहार करता है। यानी व्यक्ति के जीवन में समाज जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करता है उसी तरह का व्यवहार व्यक्ति करता है। अगर जो सामूहिक परिस्थितियां हैं, यानी जो सामूहिक जीवन की का जो दबाव है वो व्यक्ति में अकेलापन, निराशा या अतृप्ति की भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, तो इन क्रियाओं से, इन भावनाओं से प्रभावित होकर के व्यक्ति का जो व्यवहार है वो आत्महत्या करने की ओर तत्पर होता है। और अगर समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस तरह से प्रभावित करता है कि समाज सर्वोपरि हो जाता है और व्यक्ति गौण हो जाता है, यानी एक सीमा तक जो समाज है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, और ऐसी स्थिति में समाज जैसा भी चाहता है व्यक्ति वैसा करने लगता है। तो इस तरह से दुर्खिम ने ये कहा कि सामाजिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है, सामाजिक क्रियाएं जो घटित होती हैं, इन सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक जो सामूहिक जो प्रतिनिधान है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निर्धारित करते हैं। और शायद इसी कारण से दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में संबोधित किया है, सामाजिक तथ्य से जोड़ा हुआ है। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारों को, व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने वाले तथ्यों में दुर्खिम ने दो तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका यह कहना है कि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के कार्यों पर दो तरह के पक्ष या दो तथ्य प्रभावित करते हैं। उनमें से एक बाहरी तथ्य है और दूसरा है जो आंतरिक समूह। यानी आंतरिक समूह और बाहरी समूह दो ऐसे तथ्य हैं, दो ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों को, व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित करते हैं, संचालित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। और ये जो बाहरी और जो आंतरिक समूह है, यानी जो आदर्श हैं और जो सामूहिक प्रतिनिधान और जो कानून है, इन दोनों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है
और इन्हीं दोनों तथ्यों से प्रभावित होकर के व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। यानी ये जो दो प्रकार के हमने आपको तथ्य देख रहे हैं आप, एक आदर्श है और दूसरा जो सामूहिक प्रतिनिधान है या कानून है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस विभाजन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आपको जो है दुर्खीम ने एक उदाहरण दिया अपराध का। उनका ये कहना है कि जिन व्यक्तियों में सामाजिक आदर्शों का आंतरीकरण होता है, यानी उनमें सामाजिक आदर्श जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सामूहिक जो सामाजिक आदर्श है उस सामाजिक आदर्श के अनुरूप हो जाने के कारण व्यक्ति जो है वो अपराध करने से बचता है। यानी जो सामाजिक आदर्श है वो व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ये जो आदर्श हैं वो एक प्रकार की आंतरिक शक्ति के रूप में क्रियाशील होता है। यानी जो सामाजिक आदर्श है वो एक आंतरिक शक्ति के रूप में क्रियाशील होता है और उस आंतरिक शक्ति के क्रियाशील होने से व्यक्ति जो है वो आपराधिक कार्य करने से बचता है या आपराधिक कार्य नहीं कर पाता है। परंतु जिनके व्यक्तित्व में इस आंतरिक शक्ति का अभाव होता है वो आपराधिक क्रिया बिना बाधा के करते हैं या कर सकते। तो इस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में दुर्खीम ने आदर्शों को उसके आंतरिक पक्ष के रूप में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। यानी व्यक्ति के कार्यों की विवेचना में, सामाजिक क्रिया की व्याख्या में दुर्खीम ने आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और उनका ये कहना है ये जो आदर्श हैं, जो सामाजिक आदर्श हैं, वो समाज की एक आंतरिक शक्ति होती हैं जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रभावित करती हैं, नियंत्रित करती हैं। दूसरा जो उन्होंने इसका जो बाह्य जो पक्ष है उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में कुछ बाहरी तथ्य भी होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान और कानूनों को रखा है। उनका ये कहना है कि व्यक्ति जो है कि जो क्रिया है वो इन बाहरी पक्षों यानी समूह से संबंधित जो सामूहिक प्रतिनिधान है और जो कानून है उन कानूनों का, उन इच्छाओं का व्यक्ति के ऊपर बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है। यानी इन वैधानिक इच्छाओं और अभिमतों का यानी सामूहिक प्रतिनिधानों का एक बाध्यता मूलक प्रभाव व्यक्ति की क्रियाओं पर पड़ता है, क्योंकि कानून में इसका उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड की व्यवस्था होती है और यह दंड उन्हें उस काम को करने से रोकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधानों अथवा सामाजिक तथ्यों के आधार पर सामाजिक क्रिया की व्याख्या की है। हालांकि बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ये जो उनकी जो इमाम दुर्खीम की ये जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा में जो उन्होंने सामाजिक क्रिया को सामाजिक तथ्यों से पर आधारित माना है, उसको जोड़ करके देखा है। इसके आधार पर बहुत सारे लोग उनकी आलोचना करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा में दुर्खीम ने जो सामाजिक तथ्यों का इतना अधिक महत्व दिया है वो उनकी एक तरह की निर्बलता है, उनकी एक कमजोरी है। क्योंकि उन दूसरे जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को क्रियाशील बनाने में, उसकी सामाजिक क्रियाओं को निर्धारित करने में समाज या समूह को ही सब कुछ मान लेना उचित नहीं होगा। व्यक्ति अपनी योग्यता, परिस्थिति और अपने व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा भी अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हालांकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में समाज की उपेक्षा या समाज की अवहेलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ये हम पूरी तरह से ये हम निश्चित रूप से यही नहीं कह सकते, ये नहीं मान सकते कि व्यक्ति के जो क्रिया है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो पूरी तरह से उसका जो आधार है वो समाज है। यानी व्यक्ति की सभी प्रकार की क्रियाओं को के लिए हम
समाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यक्ति की जो बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं वो वास्तव में उनको हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं, या उनको हम समाज से जोड़ करके नहीं देख सकते, या उसके लिए समाज को उत्तरदायी नहीं मान सकते। तो इस कारण से कुछ लोग दुर्खीम की इस सामाजिक क्रिया की अवधारणा की आलोचना करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और इस कारण से हम आलोचनाओं को महत्व न देते हुए इमाइल दुर्खीम के इस सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में जो उन्होंने समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद का जो अभिमत का जो प्रतिस्थापन किया है उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक क्रिया को प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक रूप से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आशा है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप इमाइल दुर्खीम के सामाजिक क्रिया के बारे में जो उनके जो दृष्टिकोण हैं, उनके जो विचार हैं, उनको आप समझ पाए होंगे, आप जान पाए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो मेरे आगे के जो वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें।